अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर मतीन। आई एम योर टीचर फॉर सोशल साइंसेज। आज हम हिस्ट्री में पढ़ रहे टॉपिक द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म ये दुनिया के दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जिन्होंने 20th सेंचुरी एंड लेट 19th सेंचुरी में पूरी दुनिया को एनकम्पास किया हुआ था। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जो थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया सोशलिज्म का। वो थिंकर्स थे एंड उन्होंने बोला कि जो बिजनेस है या रिसोर्सेज है उस पर कंट्रोल रहना चाहिए गवर्नमेंट का। जो लोगों का एक्सप्लॉयटेशन है, जो वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन है, वो ख़त्म होना चाहिए। वो ऐसे ही ख़त्म होगा जब जो कंट्रोल होगा रिसोर्सेज का, गवर्नमेंट का एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस और प्राइवेट एंटरप्राइजेस का, वो किसके हाथ में होगा? वो सारा होगा गवर्नमेंट के हाथ या स्टेट के हाथ में। तो इसमें जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल किया जाता है थ्रू स्टेट, थ्रू गवर्नमेंट। एंड उसमें ट्रेड यूनियंस को बढ़ावा दिया जाता है। एंड उसमें ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं उनको ज़्यादा पावर्स नहीं होते हैं, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा कम होता है। जो स्टेट चाहेगी उसी को वो चाहेंगे कि उसी को वो ज़्यादा बढ़ावा देंगे। एंड अगर उन स्टेट को लगा कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट या एक सिंगल इंडिविजुअल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो रहा है, तो वो उस चीज़ को वहीं पर कर्ब कर देंगे, ताकि वो जो एक मार्केट में वो कॉम्पिटिटिवनेस आ जाए, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करे, वो चीज़ें ना हो। इस चीज़ के अपने बेनिफिट्स है और इस चीज़ के अपने ड्रॉबैक्स भी थे, डीमेरिट्स भी थे। बेनिफिट्स ये थे कि हर एक इंसान को अपना हक बनता था, इक्वल वेज मिलती थी, गरीब कोई नहीं रहता था अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजी। प्रैक्टिकली क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक डिफरेंट स्टोरी है। तो उसका बट इसकी ये ड्रॉबैक्स ये थी कि आप इमेजिन करें जब सारा कुछ कंट्रोल किया गया गवर्नमेंट में, जब कंपटीशन ही ना हो, तो ऑब्वियसली एक एक अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कंपटीशन की वजह से कर रहे हैं, ताकि आप फर्स्ट आए क्लास में। अगर आपकी क्लास में जब एग्ज़ाम होता है तो ये बोला गया जाएगा कि कोई बच्चा कम मेहनत करे, कोई बच्चा ज़्यादा मेहनत करे, हर किसी को सेम मार्क्स मिलेंगे। तो आप मुझे बताइए कौन मेहनत करेगा? आप इसलिए मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, क्योंकि ताकि आपको फर्स्ट पोजीशन आए, सेकंड पोजीशन आए, थर्ड पोजीशन आए, ठीक है, आप अपने बाकी क्लासमेट से ज़्यादा स्कोर करें। बट जब कंपटीशन को ही अबॉलिश किया गया तो ऑब्वियसली आप भी मेहनत नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रोडक्शन है, जो एफिशिएंसी है, जो इफ़ेक्टिवनेस है, ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। तो ये चीज़ें स्टार्ट हो गई रशिया में। तो रशिया में रशियन रेवोल्यूशन हुआ, जहाँ जो ये कम्युनिस्ट थे या जो सोशलिस्ट थे, उन्होंने सक्सेसफुली जो उनका किंग निकोलस था या ज़ार निकोलस था, तो इसको हरा दिया उन्होंने। तो इसके बाद क्या हो गया कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई एंड गवर्नमेंट की जो आइडियोलॉजी थी वो सोशलिज्म और कम्युनिज्म थी। तो अब धीरे धीरे ये जो आइडियोलॉजी थी ये बाकी जगह फैलती गई। इसका रीज़न ये था कि एक बहुत पावरफुल आइडियोलॉजी थी, काफ़ी पावरफुल आइडियोलॉजी। इसके अलावा जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर वर्ल्ड का एक सुपर पावर बन रहा था, क्योंकि इसकी आर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, इसमें लैंड काफ़ी ज़्यादा था, इसमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे। एंड ये एक वर्ल्ड का एक मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर बन रहा था उस टाइम। तो इसीलिए क्या हो गया, इसकी वजह से कि वर्ल्ड जो था उस टाइम, मतलब यूरोप के जो, ये बात है अर्ली 20th सेंचुरी की, तो जो यूरोपियन पावर्स थे वो अभी भी वर्ल्ड की जो मैक्सिमम एरियाज थे उनको अपनी कॉलोनी बना चुके थे, ठीक है, उन पर रूल कर रहे थे। तो वर्ल्ड में रशिया भी अब अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने लगा एंड धीरे धीरे रशिया जो है एक वर्ल्ड सुपर पावर की तहत इमर्ज होने लगा। प्री मतलब रशियन रेवोल्यूशन पहले भी और रशियन रेवोल्यूशन के बाद भी। एंड अब ये जो आइडियोलॉजी है एक ऐसी कंट्री की जो सुपर पावर बन रही है, ऑब्वियसली ये तो जेन्युइन सी बात है, ये तो जाहिर सी बात है कि ये आइडियोलॉजी बाकी कंट्रीज़ तक भी फैलेगी, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास पावर होता है दुनिया में, उसी की बात मानी जाती है। उसके बाद आज देखिए जो अमेरिका है, अमेरिका में कैपिटलिज्म है, तो अमेरिका की कैपिटलिज्म में अमेरिका की जो बाकी आइडियल्स हैं उनकी सोसाइटी के, उनकी इकोनॉमी के, हम वर्ल्ड में आजकल वही चल रहा है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है इस टाइम, इकोनॉमिकली भी और मिलिटरीली भी। तो अब हम यही देखेंगे कि ये जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट था ये कहाँ से स्टार्ट हो गया। ये रशिया से स्टार्ट हो गया एंड फैलते फैलते ये यूरोप में भी फैला, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी पहली डायरेक्शन कहाँ पर थी? यूरोप में,
क्योंकि नीचे सेंट्रल एशिया था। अगर आप मैप देखेंगे यूएसएसआर का, यूएसएसआर मतलब होता है रशिया, रशिया जो पुराना रशिया था, फिर उसके 1989 में बहुत सारे टुकड़े हो गए, तो उसकी वजह से यूएसएसआर उस टाइम उससे पहले उसको यूएसएसआर बोलते थे, उसके बाद उसको रशिया बोलने लगे। तो जो नीचे से थे, नीचे से उनको बहुत माउंटेन्स थे। अगर मैप के आप देखेंगे वो जो कंट्रीज, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, ठीक है, ये मुस्लिम कंट्रीज़ थी, ठीक है। बाकी चाइना था, मतलब मंगोलिया था, वो तो एक बहुत बड़ा डेजर्ट है, ठीक है। तो लॉजिकली एंड जो रशिया की जो मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पर इनहेबिटेशन है, जहाँ पर लोग रहते हैं, वो किस साइड से, वो यूरोप के साइड से। तो ऑब्वियसली जब ये आइडियोलॉजी फैलने लगी, ये यूरोप में ही फैलने लगी सबसे पहले। उसके बाद आप देखेंगे कि वर्ल्ड के हर एक हिस्से में ये आइडियोलॉजी चली गई, बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट किया। इवन एज फार एज साउथ अमेरिका में क्यूबा है, अर्जेंटीना है, उन्होंने अडॉप्ट किया इस चीज़ को। इंडिया, पाकिस्तान में भी इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा असर था, ठीक है। एक वेलफेयर स्टेट बनाने का असर था, जिसमें एक स्टेट जो है वो अपने सिटीजन्स का पूरी तरह से ख्याल रखेंगी। मतलब जो बिज़नेस है, जो पैसे कमाने, जो इंडस्ट्री है, ये सारे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये किसके हाथ में है, ये गवर्नमेंट के हाथ में जब तक रहेंगी, जो जब तक नेशनलाइज रहेंगे। तो ये एक पावरफुल आइडियोलॉजी थी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक थॉट था जो वर्ल्ड में 20th सेंचुरी में फैल रहा था। एंड इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीर, एशिया हो, अफ्रीका हो, अरब हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, ये हर जगह फैल रहा था। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ? स्टार्ट ये यूरोप से हुआ। तो कहते हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि एक सोसाइटी कैसे बननी चाहिए सोशलिज्म के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ यूरोप में देखी गई। कहते हैं कि मिड 19th सेंचुरी, मतलब 1850 के बाद यूरोप में सोशलिज्म एक ऐसा आइडिया है जिसको काफ़ी ज़्यादा अटेंशन मिला पूरे यूरोप में। जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ थी, उनके पास अभी तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या कैपिटलिज्म था, बट सोशलिज्म ने उस कैपिटलिज्म के उस कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया, और बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी उन्होंने इस आइडिया को अडॉप्ट किया, एंड बहुत सारी कंट्रीज़ ने इस आइडिया को अपने अंदर इम्प्लीमेंट भी कर दिया। तो सोशल कहते हैं, अब हम पढ़ेंगे जो सोशलिस्ट थे, तो ये जो सोशलिस्ट थे, अब हम पढ़ेंगे कि इनका क्या काम था, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इनकी थिंकिंग क्या थी। तो कहते हैं कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे। तो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स है, इंडिविजुअल लोग हैं, उनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए। एंड वो मानते थे कि अगर हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है, तो हर किसी प्रॉब्लम की जड़ यही है कि लोगों के पास, कुछ इंडिविजुअल्स के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है। अब क्यों, आप पूछेंगे सवाल, सर ऐसा क्यों है? इंडिविजुअल्स के पास जब प्रॉपर्टी होती है तो वो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, नौकरी देते हैं। बट जो ये अमीर होते हैं, जो ये मालिक होते हैं, इनको बस एक चीज़ से गर्ज होता है कि हम अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाएंगे, एंड जो हमारे अंडर काम करते हैं लोग, उनका वेलफेयर, उनकी भला वो बहबूदी, ठीक है, ताकि वो अमीर हो जाए, इसके साथ इन लोगों को कोई गर्ज नहीं होता। तो एग्जाम्पल एक इंडस्ट्रियलिस्ट की लीजिए, एक आदमी है, वो बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड है, उसके पास बहुत सारी ज़मीन है, वहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो उसका मकसद क्या है? क्या उसका ये मकसद है कि मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या दूँ, एम्प्लॉयमेंट दूँ, पैसा दूँ, इनकी फैमिलीज़ को आबाद करूँ? नहीं, उसका एक ही मकसद होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ, ठीक है। इन द सेम वे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं, तो उनका भी एक ही मकसद होता है कि मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ। तो जो उनके अंडर लोग काम करें, अगर वो कम से कम सैलरी पे भी हो, कम से कम वेजेस पे हो, उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इंडिविजुअल्स जो है, तो कहते हैं कि अगर एक सोसाइटी है, ये एक एज अ होल, ठीक है, रादर देन एन इंडिविजुअल, एक इन प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करेगी, तो ज़्यादा अटेंशन किसको मिलेगा? ज़्यादा अटेंशन उन लोगों को मिलेगा जो मेजॉरिटी में, जो गरीब है, जो काम करने वाले हैं। कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है, ये जो बड़े बड़े खेत है, ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, अभी तक ये किसके हाथ में है? ये कौन चला रहे हैं? ये इंडिविजुअल्स चला रहे हैं। बट अगर इंडिविजुअल्स की बजाय गवर्नमेंट के हाथ में ये सारी चीज़ें होती, ये खेत होते और ये सारी इंडस्ट्रीज़ होती, तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा? लोगों को। क्योंकि जो गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट ये नहीं सोचेगी कि हमें अपनी इंडस्ट्री से या इन खेतों से ज़्यादा प्रॉफिट निकालना होगा, गरीब लोगों का हम खून चूसेंगे, बल्कि उनके दिमाग में ये होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे लोग हैं उनके लिए काम करें, वो उनकी वर्किंग कंडीशंस इम्प्रूव हो जाए। अब कहते हैं क्या एक सोसाइटी, ये हमने पढ़ा, तो नेक्स्ट पैरा पे आ जाइए आप।
कहते हैं कि एक सोसाइटी जो है प्रॉपर्टी ओनर के बगैर ऑपरेट कैसे कर सकती है और कौन लेगा ओनरशिप इस चीज़ की। हर कोई इंडस्ट्री, हर कोई फार्म लैंड या हर कोई ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है, हर कोई ऐसा डिपार्टमेंट, ठीक है, अगर ये इंडिविजुअल्स की बजाय गवर्नमेंट के पास हो तो इनका ये कैसे चलेंगे एंड इससे लोगों को कैसे बेनिफिट होगा। तो कहते हैं कि ये जो सोशलिस्ट थे, जैसे हमने पढ़ा कार्ल मार्क्स ने जो आइडिया दिया सोशलिज्म का, तो इनके पास डिफरेंट विजन्स ऑफ द फ्यूचर थी। इन्होंने एक सोसाइटी को डिफरेंट तरीके से इमेजिन किया हुआ था। कुछ लोगों ने ऐसा समझा था कि हम कोऑपरेटिव्स में काम करेंगे, कि सारे लोग जो है वो मिल के काम करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें जैसे कश्मीर में या इंडिया में आप देखेंगे कोऑपरेटिव यूनियन दूध में है। फॉर एग्जांपल दूध की फैक्ट्री चलानी होती है, वो कैसे चलाते हैं, 1000 2000 3000 जो मिल्कमैन हैं जिनके पास ऐसे कैटल है जो दूध देते हैं, वो एक साथ मिलते हैं, वो एक इंडस्ट्री सेट करते हैं, एक ट्रस्ट सेट करते हैं, तो फिर वहाँ पर वो हर कोई मिल के काम करते हैं, कोऑपरेटिवली एक साथ काम करते हैं। तो इसको एक कोऑपरेटिव मूवमेंट कहते हैं। जैसे अमूल बटर है, अमूल दूध है, अमूल एक कोऑपरेटिव है। अमूल में क्या है, अमूल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों ने बनाई है, हज़ारों लाखों लोग मिल चुके हैं। सुबह सुबह रोज़ वो अपना दूध कलेक्ट करते हैं और अमूल की फैक्ट्री में ले जाते हैं। वहाँ पर एक फैक्ट्री बनी हुई है जहाँ लोग काम करते हैं, और जो प्रॉफिट होता है लास्ट में वो किसको मिलता है, वो लोगों को ही मिलता है, क्योंकि जो लोग दूध देते हैं, जो लोग चलाते हैं, वही शेयर होल्डर्स होते हैं, ना कि अमूल का कोई मालिक है। अमूल का कोई मालिक नहीं है, मतलब अमूल के मालिक लोग खुद ही है। तो फ्रांस में क्या हुआ आप देखेंगे, एग्जाम्पल है, लुई ब्लैंक एक आदमी था, वो 1813 में पैदा हुआ और 1882 में उसकी डेथ हो गई। अब वो चाहता था कि जो गवर्नमेंट है वो क्या एनकरेज करे, कोऑपरेटिव्स को एनकरेज करे, और कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज, मतलब ये जो एक आदमी दो आदमी एक फैमिली जब चलाते हैं ना एक इंडस्ट्री को, उसको चलाते हैं, तो वो चाहता था, लुई ब्लैंक जो था, उसने बोला कोऑपरेटिव्स की जो मूवमेंट है वो स्टार्ट करे। हर कोई लैंड, हर कोई इंडस्ट्री, हर कोई फैक्ट्री किस किस बेसिस पे चले, किस आइडियोलॉजी, किस आइडिया पे चले, कोऑपरेटिव के आइडिया पे, ताकि सारे लोग मिल के उसमें पार्टिसिपेट करें और सारे लोग जो हैं वो शेयर होल्डर बने इस मूवमेंट के। और वो कहता था जो इंडिविजुअल्स के पास ये राइट्स होते हैं वो ना हो। तो उसने कहा कि दीज कोऑपरेटिव्स वर टू बी एसोसिएशन ऑफ पीपल, कि लोग एक साथ मिलेंगे, वो एक साथ चीज़ें बनाएंगे, एंड जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या काम करेंगे, वो एक दूसरे के साथ बांटेंगे। तो उसके बाद कार्ल मार्क्स एक थिंकर था, एक आइडियोलॉग था, वो रशिया में था और इंग्लैंड में भी था। वो 1818 से लेके 1883 में मर गया वो। और उसका एक फ्रेंड था फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है। फ्रेडरिक एंगल्स जो कार्ल मार्क्स था वो एक थिंकर था, और फ्रेडरिक एंगल्स जो था वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट, खुद भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट था, मतलब प्रैक्टिकल एक आदमी था, ठीक है। तो इन्होंने और आइडिया दिए, सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, इस बॉडी को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने एडिशनल आर्गूमेंट्स भी दिए। जो कार्ल मार्क्स है उसने ये बोला कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है वो कैपिटलिस्ट है, मतलब जो एक सोसाइटी जैसे इंग्लैंड है थी उस टाइम, या आज अमेरिका है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री है, वो उसको हम कैपिटलिस्ट बोलेंगे। मतलब उसका सिर्फ एक मकसद है कि जो ओनर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं। कैपिटलिस्ट उसको बोला गया कार्ल मार्क्स ने, कैपिटलिस्ट जिनके पास जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं फैक्ट्रीज़ में, और जो भी प्रॉफिट मिलता है, जो लोग मेहनत करते हैं इन फैक्ट्रीज़ में, इन फार्म लैंड्स पे, ठीक है, जो भी प्रॉफिट मिलता है वो किन का है, असली लोगों का, बट लेता कौन है, लेता है कैपिटलिस्ट। फॉर एग्जांपल अगर एक इंडस्ट्री है, वहाँ पर एक मालिक है, उसने एक इंडस्ट्री स्टार्ट की, एंड वहाँ पर उसने 1000 लोगों को एम्प्लॉय किया, उनको नौकरी दी। तो जब कल प्रॉफिट आएगा, एक फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए प्रॉफिट आ गया, तो आप देखेंगे कि जो वर्कर्स, नो डाउट उसमें जो फैक्ट्री जो खोली थी, उसमें जो मेहनत लगी थी, उसमें जो पैसा लगा था, वो किसका था, वो उस इंडिविजुअल का था, कैपिटलिस्ट का था। बट प्रॉफिट लेगा वो 80 लाख रुपीज़, और वर्कर्स को कितना देगा, सिर्फ 20 लाख रुपीज़, ठीक है। तो कहते हैं कि ये ज़्यादा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए था। अगर कोई ओन कर रहा है एक प्रॉपर्टी या फैक्ट्री या फार्म लैंड, तो उसके पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। जो प्रॉफिट्स लास्ट में लेता है वो, तो इतना ज़्यादा वो नहीं लेना चाहिए। उसको चाहिए था कि वो इक्वली शेयर करे अपने वर्कर्स के साथ, थोड़ा सा प्रॉफिट खुद भी ले, एंड जो मैक्सिमम पोर्शन है इसका वो अपने वर्कर्स को दे। बट वो इंस्टेड क्या करता है, जो बल्क ऑफ द पॉपुलर जो प्रॉफिट होता है वो खुद को रखता है, और वर्कर्स को बिल्कुल कम दे देता है। जो वर्कर्स कहते हैं कि जो पुराने ज़माने में देखा गया था, उस टाइम पे देखा गया था, जो ये वर्कर्स थे, इनकी जो
इनकी जो कंडीशन थी, वर्किंग कंडीशन फैक्ट्रीज में, वो भी काफ़ी ख़राब थी। वहाँ काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन था, वहाँ डस्ट था, वहाँ स्मोक थी, और वहाँ बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंडीशंस थी, जिसकी वजह से जो वर्कर्स है इनकी सेहत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई एंड इनकी बहुत ज़्यादा डेथ भी होने लगी वर्क कंडीशन में। एंड ऐसी ऐसी मशीन इनको ऑपरेट करनी पड़ रही थी जो ऑपरेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी, जिसकी वजह से डेथ भी होती थी। एंड इनको कॉम्पनसेशन कुछ ज़्यादा नहीं दिया जाता था, इनकी सैलरी भी ज़्यादा नहीं दी जाती थी, जिसको वेजेस हम बोलते हैं। तो जो सारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट था और रेवेन्यू था वो कौन ले जाता था, वो मालिक ले जाता था, जिसको कैपिटलिस्ट बोलते हैं। तो कहते हैं कि अब इसने बोला कि जो वर्कर है, जो वर्कर्स को एक साथ, कार्ल मार्क्स ने फिलॉसफी दी सोशलिज्म की, बोला वर्कर्स को मिल के ओवरथ्रो करना चाहिए, मतलब फेंक देना चाहिए किसको, कैपिटलिस्ट सिस्टम को, और ये जो रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है इस चीज़ को भी ख़त्म कर देना चाहिए, और अपने आप को फ्री करना चाहिए, आज़ाद करना चाहिए इस एक्सप्लॉयटेशन से। एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है जब ज़बरदस्ती में किसी का इस्तेमाल किया जाए, किसी को पेन दी जाए, हर्ट किया जाए, और किसी को एक्सप्लॉयट किया जाए। तो इस चीज़ के खिलाफ लोगों को लड़ना चाहिए, किन लोगों को, जो वर्कर्स है। एंड उनको एक ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिए जहाँ सारी प्रॉपर्टी कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल करे, या कोऑपरेटिव्स काम कंट्रोल करे, या लोग खुद कंट्रोल करे मिलजुल के। तो इसी को उन्होंने बोला ये एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी, कम्युनिस्ट सोसाइटी बनेगी। और कार्ल मार्क्स को ये दिमाग में था कि जब लड़ेंगे, जब वर्कर्स उठेंगे जो फैक्ट्रीज में काम करे, और वो लड़ेंगे इन कैपिटलिस्ट के खिलाफ, तो वो डेफिनेटली जीतेंगे। एंड उन्होंने बोला कि फ्यूचर जो है दुनिया का वो किस में है, वो इसी में सोशलिस्ट या कम्युनिज्म में ही उसका फ्यूचर है। तो 1870s में जो कम्युनिस्ट आइडियाज़ या सोशलिस्ट आइडियाज़ जो है वो पूरी यूरोप में फैलने लगे। तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, क्योंकि अब ये एक कंट्री या एक सिटी में नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रही थी। तो उन्होंने एक नाम रखा सेकेंड इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम था, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ने। इन्होंने बोला ताकि ये कोऑर्डिनेट ठीक है, कोऑर्डिनेट करे अपनी एक्टिविटीज़। तो जो इंग्लैंड और जर्मनी में इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ में लोग काम करते थे, उन्होंने एसोसिएशंस बनाए या यूनियन बनाई, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने बोला कि हम लड़ेंगे ताकि हमारी जो कंडीशन है, लिविंग कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन है, वो ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए। उन्होंने एक दूसरे से मिल के उन्होंने बहुत ज़्यादा चंदा जमा करने स्टार्ट कर दिए। एंड उन्होंने बोला कि जब हमारे बाकी मेंबर्स हैं, वर्कर्स हैं, जब उनको प्रॉब्लम होगी, जब वो थक जाएंगे, तो हम उनकी हेल्प करेंगे, ठीक है, हम उनकी फिनेंशियली पैसे दे के उनकी हेल्प करेंगे। और हम इस चीज़ के लिए भी लड़ेंगे कि ताकि हमें क्या, जो हमें 10-10, 12-12, 13-13, 15-15 घंटे हम काम करते हैं, हमारी जो वर्किंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा हैं वो भी कम हो, 8 घंटे या 9 घंटे या 10 घंटे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग आवर्स होनी चाहिए। एंड ये भी कि हमें वोटिंग का हक मिलना चाहिए, कि हम यूनियन कैसे बनाएं अगर कंपनी में कोई बड़ा डिसीजन हो जो हमारी लाइफ को डायरेक्टली इम्पैक्ट करे, ताकि हम उस पर भी काम कर सकें। तो जर्मनी में ये सारी एसोसिएशंस जो है, इन्होंने एक पार्टी बनी पॉलिटिकल पार्टी, जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। इन्होंने उसी के साथ काम किया एंड इन्होंने बोला कि हम इसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे इलेक्शंस में, क्योंकि अगर हम वर्कर्स हैं, हम बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी, जिनको हम चाहेंगे उसी को हम जिताएंगे। एंड एक बार अगर हमारी पॉलिटिकल पार्टी जीत गई, एक बार अगर हमारी गवर्नमेंट बन गई, तो हम गवर्नमेंट से वही कानून पास करवाएंगे जिससे हमारी कंडीशंस इम्प्रूव हो जाएंगी। कहते हैं कि 1905 तक ये जो सारे सोशलिस्ट थे और ये जो ट्रेड यूनियनिस्ट थे, इन्होंने लेबर पार्टी बनाई इंग्लैंड में, ठीक है। इंग्लैंड में आज भी ये पार्टी चल रही है जिसका नाम है लेबर पार्टी, ठीक है। एंड फ्रांस में एक पार्टी बनाई जिसका नाम सोशलिस्ट पार्टी रखा। तो इन्होंने बोला कि अब अगर हमें लड़ना है इन कैपिटलिस्ट के खिलाफ, हम अपनी लेवल पे नहीं लड़ सकते, हमें पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, हमें सियासत ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो इस सियासत ज्वाइन करने के बाद ही हम इनके साथ एक ऐसा कानून बना सकते हैं और हम इनके साथ अभी लड़ सकते हैं। बट कहते हैं 1905 में ये सारी चीज़ें हुई, बट 1914 में है ना, ये यूरोप की किसी कंट्री में गवर्नमेंट बनाने में सक्सेसफुल नहीं हुए। तो बट ऐसा हुआ कि इनके बहुत सारे जो लीडर्स है वो उन्होंने पार्लियामेंट ज्वाइन किया। एंड इनके जो आइडियाज़ थे उसकी वजह से जो नए नए कानून बने ना, वो पीपल फ्रेंडली या वर्कर फ्रेंडली भी थे, ठीक है। बट जो गवर्नमेंट थे वो कौन चला रहे थे, वो कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल चला रहे थे। मतलब बाकी जो लोग अभी तक चला रहे थे गवर्नमेंट अभी भी उनके हाथ में थी। कब तक? 1914 तक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस इतना है। 1914 के बाद हम कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे रशियन रेवोल्यूशन हुआ, जो हम
कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। तो मेरा नाम है डॉक्टर मतीन यूसुफ, मैं आपका सोशल साइंसेस का टीचर हूँ। अगर आपको आज के टॉपिक के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे वो क्वेश्चन डाल सकते हैं एंड मैं हर किसी क्वेश्चन का आपको जवाब दे दूँगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।